हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? बस अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने जो अपने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 5 रहने वाला है। तो हम आज लेक्चर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा लेक्चर 5 क्या रहने वाला है। ठीक ना? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर को। हेडिंग क्या रहने वाली है? चिन्ह परिपाटी। क्या हेडिंग रहने वाली है? चिन्ह परिपाटी। हमने चौथे लेक्चर में अभिसारी अपसारी दर्पण के बारे में, उसके बाद हमने फोकस दूरी, फोकस क्या होती है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो आप लोग कापी कलम निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो आपको मालूम है रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है आपको मॉर्निंग में, सुबह 6:30 बजे आपको वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। तो प्रतिदिन आप लोग 6:30 बजे जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल PCM क्लासेज बाय आकाश सर पर आप लोग वहां से जा कर के हमारा वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, तो उनके सबसे पहले बेल का आइकन को प्रूव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा हमारे वीडियो का, हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चिन्ह परिपाटी। हेडिंग रहने वाला है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, चिन्ह परिपाटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि तुम दर्पण में न्यूमेरिकल्स हल करते हो तो बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि सर प्लस कब रखा जाएगा, माइनस कब रखा जाएगा, कि वस्तु प्लस में रखी जाएगी कि प्रतिबिंब माइनस में रखा जाएगा, फोकस क्या रखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे। आपको आज से न्यूमेरिकल लगाने में दर्पण की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। न्यूमेरिकल आराम से लगाओगे, प्लस माइनस के चिन्ह में कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी के लिए। तो मान लेते हैं जैसे कि ऐसे समझ लेते हैं ये, ठीक। यहाँ अब ये है क्या, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसके बारे में। इसको समझने से पहले अगर हम इसको P दे दें नाम, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे दें? P। P मतलब दर्पण का ध्रुव। अगर हम इसको P दे दें तो हम यहाँ से एक पहला पॉइंट लिखते हैं क्या, कि जो वस्तु होती है हमारी, जो ऑब्जेक्ट होती है, उसको हम सदैव बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। तो पहला बात लिख लेना कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर रखते हैं हम। वस्तु को सदैव कहाँ रखेंगे बोलो? बाईं ओर रखेंगे। अच्छा, वस्तु मतलब कि ये हमारा क्या है, कोई बिंदु P है, या तो ऐसे कि वस्तु को सदैव P के बाईं ओर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? या दर्पण के बाईं ओर या ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं। तो ये ध्रुव है, ये दर्पण है, तो हम वस्तु कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब बात ये होती है कि मान लेते हैं AB कोई एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब P से वस्तु की दूरी अगर हमें मापनी होगी, अगर हमें V की दूरी मापनी हो, मतलब प्रतिबिंब की, तो हम कहाँ से मापेंगे? तो समस्त दूरी, जितनी भी हम दर्पण में दूरियां को मापते हैं, वो समस्त दूरी कहाँ से मापा जाता है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली बोल सकते हैं कि P से दूरी मापते हैं। क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? P से दूरी मापते हैं। P से दूरी मापते हैं। फिर से समझना कि चाहे हम प्रतिबिंब की दूरी मापें, चाहे हम वस्तु की दूरी मापें, चाहे हम वक्रता त्रिज्या को लें, चाहे फोकस दूरी को लें, चाहे फोकस लें, हम समस्त दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं, अर्थात कि बिंदु P से मापते हैं। तो इतना क्लियर है बातें। आगे चलते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगली बातें क्या है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं मेरी बातें ध्यान समझना कि हमने क्या बोला, जो वस्तु है वो दर्पण के तो बाईं ओर रखी हुई है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गया। अच्छा, जो हमारा प्रतिबिंब होगा, जो हमारा इमेज होगा, वो किसी भी पॉइंट पे बन सकता है, दर्पण की तरफ बन सकता है, दर्पण के पीछे बन सकता है। वो तो स्थिति बताती है वस्तु की कि इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा। अच्छा, अब वस्तु की तरफ अगर हम चलेंगे, ध्यान समझा, अगर हम दर्पण से बाईं की चलते हैं, मतलब ध्रुव से कहाँ चलते हैं, बाएं की तरफ, तो वहाँ पे समस्त दूरी को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक। अगर हम ध्रुव से दाएं तरफ चलते हैं तो हम वहाँ पे समस्त दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है। हमने क्या बोला, ध्रुव के बाएं समस्त दूरियां ऋणात्मक में मापी जाती हैं और ध्रुव के दाएं समस्त दूरियां धनात्मक में मापी जाती हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें कि जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये हमारी क्या है, देखो ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये है हमारा मुख्य अक्ष। अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर बात करें ए, तो यहाँ पे जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अगर हम यही मुख्य अक्ष के नीचे बात करें तो यहाँ पे जो दूरी होगी, ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर है ना। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ध्रुव से बाएं ऋणात्मक, ध्रुव से दाएं की अगर हम दूरी कोई भी मापेंगे तो वह किस में आएगा, हमारा बोलो, धनात्मक में आएगा। ये चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, पहली बात तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे दर्पण से। दूसरी बात, हम समस्त दर्पण में जितनी भी हमें दूरी मापनी होगी, समस्त दूरियों को हम कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। मतलब कि दर्पण के ध्रुव से, मतलब बिंदु P से हम समस्त दूरी को मापेंगे, चाहे वो U हो, चाहे V हो, चाहे C हो, चाहे F हो। क्लियर है ना यहाँ तक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अगर 2 पॉइंट लिखे हो, तीसरा चौथा लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि दर्पण से या ध्रुव के बाईं तरफ समस्त दूरी ऋणात्मक होती है और ध्रुव के दाएं तरफ समस्त दूरी धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोग लिख लोगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। ये हमारा क्या था, चिन्ह परिपाटी। यहाँ से आशा करते हैं बच्चों आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चिन्ह रखने में, न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो मान ज्ञात होता है, जैसे कि मान लो कोई भी वैल्यू दे दिया, यू का मान दे दिया, वी का मान दे दिया, फोकस पूछ रहा है, या यू दे दिया, एफ दे दिया, वी पूछ रहा है, या वी दे दिया, एफ दे दिया, यू पूछ रहा है। जो मान ज्ञात होता है, जिसका भी मान ज्ञात होता है, उसको हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं। जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता उसमें हम चिन्ह परिपाटी नहीं लगाते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि हम बोल दिए कि कोई वस्तु 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उसका फोकस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, अवतल दर्पण है, तो हम करेंगे क्या कि वस्तु को हम U और F का मान देखेंगे चिन्ह परिपाटी में कि क्या कहाँ पे होता है। अब हमें मालूम है अवतल दर्पण में क्या होगा कि जो वस्तु होती है वो दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, फोकस भी कहाँ होती है, दर्पण के बाईं तरफ, मतलब कि दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। अब हमारा जो इमेज बनेगा, अब या उस इमेज पे डिपेंड करेगा, हम जो हल करेंगे प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या होता है, उसका साइन होगा। क्लियर है ना। तो हम वही चीज़ बोले हैं कि जब भी हमारे कोई भी मान ज्ञात होता है उसे हम चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार रखते हैं। जो मान अज्ञात होता है उसमें हम चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लगाते हैं। क्लियर है ना। बातें आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके। ठीक, तो आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो ठीक है ना। तो अच्छा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, देखो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया आप लोग का, तो आप लोग भाई पढ़ाई करते रहिए क्योंकि समय कम बचा है। ठीक ना। 2-3 महीना तो पढ़ना है यार, 2-3 महीने मेहनत लगा दो, 95+ लाना है, ध्यान दे लो। अगली हेडिंग क्या रहने वाली है हमारी, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। क्या हेडिंग रहने वाली है, गोली दर्पण से
गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना, प्रतिबिंब की रचना, क्लियर है ना? गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। देखो राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि हम लिखता बहुत सुंदर हो, ये इसमें हमारी दोष नहीं है, क्या करोगे। गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। अब गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना हम किस प्रकार करेंगे? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में नियम सीखेंगे कि जो हम इमेज बनाएंगे, अवतल दर्पण में 6 बनता है, उत्तल दर्पण में 2 बनता है। तो ये जो 6 और 2 बनेंगे, ये किसके आधार पे बनेंगे? एक गोली दर्पण जो प्रतिबिंब की रचना हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रतिबिंब बनने का कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब की रचना होती है वो 4 प्रकार से होती है, 4 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है कितना होता है? 4। तो हम चारों नियम एक एक करके सीखेंगे। पहला नियम क्या है, ध्यान समझना। हम अवतल दर्पण के लिए सीख रहे हैं। किसके लिए सीख रहे हैं? हम यहाँ लिख देते हैं पहले, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, चलो पहला, जैसे मान लो कि ये कोई हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये एक हमारा मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। मान लो ये ध्रुव है। अब होता क्या है, पहला केस क्या कहता है कि हम कोई भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे। ध्यान समझना है, हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है? ध्रुव। ठीक, हमने क्या बोला कि कोई भी प्रकाश की किरण ले लो, एक पहले मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराओ। होगा क्या, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा देंगे तो वह सतह से टकराने के बाद क्या होगी? वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। मतलब कि अगर हम किसी भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो वह प्रकाश की किरण फोकस से होकर के क्या होती है? गुजर जाती है। बोलो इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं? किसी भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित कराया जाता है तो वह प्रकाश की किरण क्या करती है? फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये प्रतिबिंब का पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को, थोड़ा ध्यान समझना है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष, अभी बताए हैं। जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारते हैं, अब हम क्या करते हैं? अब हम कोई भी एक प्रकाश किरण ले लेंगे और उसको फोकस से क्या कराते हैं? आपतित करते हैं, गुजारते हैं। तो वह क्या होती है? दर्पण से टकराने के बाद सतह से वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी? बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारेंगे तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते थे, फोकस से होती थी। अब फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना? तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कहता है? मेरे पे बना दे रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। तीसरा नियम क्या कहता है? ये हमारा पोल हो गया। हम किसी भी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से जब गुजारते हैं तो होता क्या है कि वह टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। देख लो डायग्राम, देखो रे ऑप्टिक्स में मेरे साथियों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्लियर है? तो तीसरा बातें क्या है कि जब हमने वक्रता केंद्र से गुजारा तो फिर ये वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ये प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या है? हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा चौथा नियम है कि मान लो ये एक दर्पण है, ये हमारा क्या है? एक मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया। अब हम किसी भी प्रकाश की किरण को दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराते हैं। हम मान लेते हैं कि यह थीटा कोण आपतित होती है। कितने कोण पर आपतित होती है? थीटा कोण पर आपतित होती है। जब यह थीटा कोण पर आपतित हो रही है तो होगा क्या कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सॉरी नहीं, जितने कोण पे आपतित होगी उतने ही कोण से क्या होगी? परावर्तित हो जाती है। क्लियर है बातें? हमने क्या बोला कि जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को
सीधा ध्रुव पे आपतित कराएंगे तो होगा क्या, ये ध्रुव पे आपतित होने के बाद थीटा कोण से आपतित होती है और फिर ये थीटा कोण से ही परावर्तित हो जाती है। हमने परावर्तन के नियम में ये चीज़ पढ़ा है, मालूम है ना आप लोग को कि परावर्तन के नियम में यही चीज़ें होती थी सब कुछ। तो इतनी बात क्लियर है। तो आप लोग चारों नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लिए, ठीक। तो अगली हेडिंग क्या रहने वाली है, अब हम सीखेंगे कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण से जो 6 प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। ठीक, अवतल दर्पण से जो 6 प्रतिबिंब बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे हम वो चीज सीखेंगे। तो हेडिंग क्या रहने वाली है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या रहने वाली है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है इससे प्रतिबिंब का बनना, इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे हमने समतल दर्पण में सीखा था तो हम ऐसे अवतल दर्पण के लिए सीखेंगे। मान लो ये एक अवतल दर्पण है, बन जा, कभी जिंदगी में हमसे बनेगा ही नहीं दर्पण से। ये हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया गुणिया साइड का। ये हमारा क्या हो गया बोलो मेरे भाई, मुख्य अक्ष हो गई। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया। ये हम मान लेते हैं कि हमारा दर्पण का क्या है, फोकस दूरी है, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, चलो पहला केस क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं यहाँ हमारा अनंत है, कहाँ रखते हैं अनंत पे, तो उसका जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का कहाँ बनता है, फोकस पे। करते क्या, हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम कहाँ पे रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और दूसरा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरा, हम ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, और इमेज भी कहाँ बनता है बोलो, वक्रता केंद्र पर। आगे बढ़ेंगे तो हम चौथा कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी पर। पांचवा, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पर, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा जो इमेज का वो कहाँ बनेगा, अनंत पर। छठवां जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, और जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो ये पहली ऑब्जेक्ट है, ये पहला इमेज, दूसरी ऑब्जेक्ट दूसरा इमेज, तीसरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तीसरा इमेज, चौथी ऑब्जेक्ट है चौथा इमेज, ये पांचवी ऑब्जेक्ट है पांचवा इमेज, और ये छठवीं ऑब्जेक्ट है और ये छठवां इमेज। बोलो, आप लोग को आशा करते हैं अच्छा लगा होगा एक चीज़ कि बहुत इजी है। ऐसे याद करो ना, हम एक बार इधर से दर्पण की तरफ जाएंगे एक से लेकर के, और एक बार हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, एक बार हम ध्रुव से कहाँ की तरफ आएंगे, अनंत की तरफ आएंगे एक से, फिर एक बार उल्टा चलेंगे एक बार सीधा चलेंगे। क्लियर है? तो दोनों इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर चीज़ें हमारा क्या बन रहा है। देखो, पहला अनंत पे, पहला फोकस पे, दूसरा अनंत वक्रता केंद्र पे, दूसरा फोकस वक्रता पे, तीसरा वक्रता पे, तीसरा वक्रता पे, चौथा वक्रता फोकस वक्रता अनंत, फोकस अनंत, फोकस ध्रुव दर्पण के पीछे। ठीक है ना? तो आप लोग ये बना लीजिए, फिर हम अब एक एक करके पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, हम इसी तरीके से एक एक के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए? चलो, अब हम इमेज सीखेंगे बनाना। हमने तो देख लिया कि 6 बनते हैं किस तरीके से। तो पहला
थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। पहला क्या है कि मान लो ये हमारा कोई एक क्या है, दर्पण है अवतल, हमने इसको लेप लगा दिया। चलो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा ध्रुव हो गया P। अब मेरी बातें याद रखना थोड़ा यहाँ पे कि कभी भी जब डायग्राम बनाना अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का, तो पहले नामकरण मत करना। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तब नामकरण होता है ना, पहले नाम थोड़ी करण हो जाता है उसका, पेट में रहेगा नामकरण थोड़ी हो जाएगा गर्भ में। तो अब ऐसे ही जब हम पूरा कार्यक्रम कर देंगे, मतलब हम पूरा डायग्राम वो हर चीज़ किरण उड़क जहाँ से ले जाना है हम वैसे कर देंगे, जो हमारा नियम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो जो चीज़ें जानते हैं, वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा, फोकस कहाँ पे होगा, हम वो चीज़ें वहाँ पे दर्शा देंगे, जैसे हम तुम्हें सिखा रहे हैं। पहला हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट। हम पहला डायग्राम क्या करते हैं भैया, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं प्रकाश की किरण को और इसको फोकस से गुजार देते हैं। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहाँ से गुजर गई, फोकस। इसको थोड़ा बढ़ा लो, आपकी इच्छा है, फोकस। दूसरा क्या करते हैं, फिर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर इसको भी हम क्या करते हैं, फोकस से गुजार देते हैं। हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले गया और इसको क्या करते हैं बोलो, फोकस से गुजार देते हैं। तो अब होगा क्या, जिस पॉइंट पे मिल रही है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बोलोगे सर एफ होगा, क्योंकि पहला यही बोलता है कि जो वस्तु होगी वो अनंत पे और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मान लो। अब हमने किया क्या कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले गया, फोकस से गुजारा, एक प्रकाश किरण नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर लिया और फिर फोकस से गुजार दिया। तो यहाँ पे हमारे, अब याद करो हम तुम्हें सिखाए थे प्रतिबिंब जब पढ़ा रहे थे कि जब दो किरणें आपस में खुद कटती हैं या खुद मिलती हैं आकर के, तो हम कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और कैसा बनता है, उल्टा। हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा क्या लिखेंगे भाई, तीसरा लिख लेंगे साइज, और आगे लिख लेंगे प्रकृति, प्रकृति। तो हम चलो दर्शा देते हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे। इमेज कहाँ बनेगा बोलो, बोलोगे सर इमेज फोकस पे बनेगा, अभी हमने बताया। साइज क्या है, साइज बोलोगे सर बिंदु के आकार का। किसके आकार का है, बिंदु के आकार का। इसकी प्रकृति क्या है, अब नॉर्मल सी बात है, जब दो किरणें आपस में खुद मिल रही हैं तो यह कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो दूसरा हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्लियर हो गया ना, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, फोकस से गुजरा, फिर मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, फोकस से गुजरा। ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, अर्थात हम इसको नाम दे देते हैं फोकस। क्या नाम दे देते हैं, फोकस। तो अब हम दूसरा पे चलते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस ये कहता है मेरे साथियों कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, जो इमेज प्राप्त होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्या है, कोई एक दर्पण है, एक क्या है, दर्पण है। अब इस दर्पण में ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव है,
ये देखो क्या है, ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा जो लाइन देख रहे हैं सीधी, ये मुख्य अक्ष है। अब हमें वस्तु को अनंत और थोड़ा यहाँ पे रखना है। मान लेते हैं वस्तु हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे वस्तु। अब क्या करेंगे, पहला चीज मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और एक किरण को क्या करेंगे, फोकस से गुजार देंगे, हमें मालूम है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ फोकस तो दिख ही नहीं रहा है, मैंने क्या बोला, पहले जो नियम बोलता है वो किरण आरेख इधर से उधर जो भी गुजारना है गुजार लो, उसके बाद नामकरण कर देना। अगली बातें क्या है कि हम एक प्रकाश किरण यहाँ से फिर ले जाते हैं और उसको वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, एक प्रकाश किरण गई, अब ए वाली जब जाएगी तो ए वाली आएगी भी, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली वक्रता केंद्र पे वापस लौट जाती है। फिर हम मान लेते हैं इस पॉइंट को सी है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हमारा एफ, फोकस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु ए बी है, यहाँ अनंत होगा। ये हमारा डायग्राम बन रहा है, देखो ए डैश बी डैश। अब थोड़ा ध्यान समझना कैसा बन रहा है, हम पूरी कहानी लिखें इसकी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। आगे हम लिख देंगे साइज और किस प्रकृति का बनेगा, ये 4 पॉइंट हो गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, अनंत और सी के मध्य में है। जो डायग्राम बनेगा इमेज ऑब्जेक्ट का एफ और सी के मध्य बनेगा। साइज क्या होने वाला है, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। थोड़ा ध्यान से समझो कि हम इसको अगर यहाँ समझाएं, यहाँ समझो, देखो वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये मान लो कोई क्या है, ये कोई ऐसे समझो, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब इसका ए इमेज बन रहा है, यूं देखो, ये देख रहे हो, इसका सिर यहाँ है और इसका सिर नीचे है। एक बात बताएं, रात की बात है, किसी से बताना मत। चुड़ैल देखिए, 12 बजे रात देखो, 1 बजे देखोगे ना, उसका मूड़ी कहाँ रहेगा, नीचे, गोड़ ऊपर रहेगा, सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहेगा। वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, उल्टा क्या बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। हमने क्या बोला, ये देखो, ये क्या है, इसका सर है, यहाँ सर इसका ये है, सर की जगह इसका पैर है और पैर की जगह इसका सिर है। मतलब कि उल्टा हो रही है ना, खड़ी। जैसे हम बोले कि ये मार्कर हो गया, ए है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जब डायग्राम बनेगा ये बिल्कुल ऐसे बन जाता है, तो ये जो इसका सिर है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो मतलब कैसा बनेगा प्रकृति, उल्टा और वास्तविक। देखो वस्तु इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटा बन रहा है, इतनी छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिए, चलो। तो अब हम तीसरा चलेंगे। हम क्या बोले, अब थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो भी बताया था तुम्हें डायग्राम में कि हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, वक्रता। हम तीसरे की बात करें तो वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा, इमेज भी कहाँ बना देगा, वक्रता केंद्र पर ही। मान लो ये कोई एक दर्पण है, दर्पण छोटा बन गया तो कोई बात नहीं। ए इसका क्या है बोलो भैया, मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे कहानी तो बड़ी लंबी है। ऐसा करते हैं ना कि अगर हम कोई किरण प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर ले जा करके क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं
यहाँ से, और इसको फोकस से गुजार देते हैं। कहाँ गुजार देंगे? फोकस से गुजार देंगे। अब दूसरी बात, हम कोई सी प्रकाश की किरण को फोकस से ले जाएंगे और मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। हमने नियम पढ़ा है क्या? तो यहाँ पे हमारा डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है मेरे भाई? यो यो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे क्या किरणें कट रही हैं क्या? यहाँ डायग्राम बनेगा क्या? बोलो, यहाँ डायग्राम बनेगा क्या? हम नामकरण करते हैं। ए आपतित हुई, ए आई, ए देखो, ए पॉइंट क्या है? फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से गुजर गई, और फिर फोकस से जब ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तुम बोलोगे सर काट तो यहाँ भी नहीं है। मेरे साथियों, एक चीज़ मालूम है, इमेज तभी बनेगा जब प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी। परावर्तन के पश्चात ही बनेगा। जब तक परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे किरणें काटते हैं, तुम्हें प्रतिबिंब की परिभाषा बताए हैं ना। हमारा जो सेकेंड लेक्चर है, आप उसमें देखोगे तो आपको वहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बताए हैं कि जब किरणें परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो, यहाँ से आई, फिर ये आई, परावर्तित हुई, इस बिंदु पे मिल रही हैं, स्वयं मिल रही हैं। आओ गले मिल जाओ, तो क्या है? मिल रही हैं दोनों, क्योंकि दोनों चुड़ैल है ना, बहन बहन है, तो मिलेंगी। तो क्या होगा? मिल रही हैं, तो क्या होगा? हमारा इमेज बन गया। अब कैसा इमेज बनेगा मालूम है? जब दोनों मिल जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा? वास्तविक होगा, रियल इमेज बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरी कहानी लिख दें इसकी, वही बार बार कहानी है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। अगली बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। मार्कर चल जाए, एक मिनट एक मिनट। इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की साइज हो जाएगा और प्रकृति हो जाएगी। यहाँ लिंक चेंज रहता है, कहीं भी बुक में कुछ और आकार दे देगा। वस्तु की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे, ये बिंदु के आकार, ये बराबर बनेगा। देखो, जितनी लंबाई इसकी है इतनी लंबाई इसकी है। हम लिख सकते हैं नॉर्मली समान आकार का। कैसा बनेगा भैया? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर है? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इतनी बातें क्लियर है ना? तो हम आगे चलते हैं चौथे पे। चौथा हमने क्या बोला कि एक स्टेप बढ़ेंगे, हम वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे। जो डायग्राम बनेगा C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। क्या बनेगा? देखो, C और इन्फिनिटी के बीच में। वस्तु कहाँ रखेंगे? C और F के बीच में। चौथा हमारा डायग्राम होने वाला है। तो वस्तु को हम कहाँ रखने वाले हैं? हम C और F के बीच में। ये हमारा क्या हो गया? दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा ध्रुव। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है? C और F के बीच में। डायग्राम कहाँ बनेगा? C और अनंत के बीच में। तो मान लेते हैं कोई एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण हमने आपतित कराया, और ये होगा क्या कि जैसे हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे तो यह प्रकाश की किरण फोकस से गुजर जाएगी, और फिर जब हम किसी भी प्रकाश की किरण को फोकस से आपतित कराते हैं तो आपतित होने के बाद होती क्या है कि यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोलो, होती है कि नहीं होती?
तो इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम मान लेते हैं इस पॉइंट हमारा कोई सी है, ये पॉइंट पे जब मिल रही हैं तो कहाँ से गुजार रहे हैं, फोकस से, ये अनंत दे देते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लो, ये देखो ए डैश बी डैश क्या बन गया हमारा इमेज। वस्तु क्या है बोलो, ए बी। प्रकाश की किरण आपतित कराया फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से हो गई, फोकस से आपतित कराया मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये क्लियर है कि नहीं। चौथा डायग्राम, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद साइज, प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति क्या रहने वाली है, सी और एफ। प्रतिबिंब की स्थिति अभी बताया, देखो सी और अनंत के बीच बनेगा। साइज क्या होने वाला है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रकृति उल्टा और वास्तविक, नॉर्मली सी है। अवतल दर्पण में केवल एक ही सीधा बनेगा जो दर्पण के पीछे। भाई सिंपल सी बात है, वस्तु उल्टा बनेगी, वास्तविक। एक बातें और है पता करने का कि अगर हमें दर्पण पर्दे पर अगर हमें प्राप्त किया जाता है, मतलब दर्पण के अगर सामने बनता है, इधर देखो, इधर सतह से इधर, तो क्या बनेगा, बाईं तरफ बनेगा तो हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा उल्टा होगा। क्लियर है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दो इमेज और बचा है, दोनों इमेज के बारे में और पढ़ लेते हैं। हो गया इतना, ठीक। हम पांचवा पढ़ते हैं। हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, फोकस पे। कहाँ बनेगा, अनंत पे। ये हमारा कोई दर्पण हो गया, ये हमारी कोई मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ले गए और ये फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर सी बात है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ले गए और ये होगी क्या, बोलो भैया, फोकस से गुजर जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। हमने करेंगे क्या, हम यहाँ से वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण ले जाएंगे और यहाँ से टकराने के बाद होगा क्या, ये फिर वापस आ जाएगी। तो ये देखो थोड़ा ध्यान से, ये दोनों किरणें आगे फैली हुई हैं, लेकिन आगे चल के क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो कहाँ पे मिलेंगी, तो हम बोल देंगे अनंत पर मिल जाएंगी। कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर मिल जाएंगी। तो क्लियर है। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। तो पांचवें में क्या बनेगा, वस्तु की स्थिति, वस्तु फोकस पे होगी, प्रतिबिंब अनंत पे होगा। साइज की बात करें तो वस्तु से बहुत बड़ा, और प्रकृति की बात कर लेते हैं तो बनेगा उल्टा और वास्तविक। क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है और नॉर्मली है कि सभी बच्चे को ये चीज़ें आता है इमेज बनाने के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा इसको स्पीड में लेके चलते हैं। छठवां वाला बना लोगे क्या, छठवां वाला देखो, 6 वाला बता दे रहे हैं कि जैसे कोई एक दर्पण होगा, उस दर्पण को क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे, फोकस से गुजर जाएगी। वक्रता केंद्र वाले सेम केस यही कर देना। उसमें होगा क्या कि इन किरणों को यहाँ खींच करके ले करके जाके इस वाले पॉइंट पे मिला दोगे तो ये छठवां वाला बन जाएगा, क्योंकि हमें बनाना यही है। हम यहाँ पे रख देंगे नॉर्मली से। क्लियर है ना। तो ये छठवां वाला बन जाएगा। या तुम बना ही दे रहे हैं क्या यार, कहोगे सर 5 बना लिए, एक बनाने में है, ए ले लो। ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब हमें वस्तु को यहाँ रख दिए, मान लो
नॉर्मली मुख्य अक्ष के समांतर गई, ठीक, कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर, बहुत ध्यान समझना, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर के बाद होगा क्या कि फोकस से गुजर जाएगी, यहाँ वक्रता केंद्र है मान लो, ऐसे जाएगा, ये फिर इधर आएगी, इस वाले पॉइंट में वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है। अब इमेज तो दर्पण के पीछे बनना है, किरण जाएगी नहीं, तो हम इसको खींच करके जबरदस्ती हमें देखो मिलती हुई प्रतीत होगी। ये इसका डायग्राम हुआ, ये वस्तु है, ए बी डायग्राम बन जाएगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये तो सीधा है, क्योंकि ये पर्दे पर प्राप्त नहीं हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, सीधा होगा। तो नॉर्मली सी है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह क्या होगा, वस्तु की स्थिति होगी फोकस और ध्रुव के बीच, इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, साइज क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, कैसा होगा, आभासी और सीधा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिए, ठीक। हमने आज चिन्ह परिपाटी, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना, ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं कि हम एक चीज़ें और पढ़ लेते हैं आज। अगली हेडिंग क्या रहेगी कि अगली हेडिंग ये है कि अगर हमारा कोई भी जैसे दर्पण मतलब कि फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में जानती हो, हम उनके बीच रिलेशन क्या होता है, हमें हेडिंग लगा लेते हैं प्यारी सी और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग क्या रहने वाली है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या हेडिंग रहने वाली है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक। ये हमारी प्यारी सी हेडिंग है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हम संबंध स्थापित करेंगे। बहुत ध्यान से डायग्राम समझना, डायग्राम समझ लोगे तो पूरी शुद्ध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन निकालोगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम बनाते हैं, आराम से देखना। क्या होता है कि हम एक दर्पण ले लेंगे, हम अवतल दर्पण के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लिख दें नॉर्मली ब्रैकेट में, तो किसके लिए बना रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अब अवतल दर्पण के लिए बना रहे हैं तो हम एक क्या ले लेंगे, एक अवतल दर्पण ले लेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा एक अवतल दर्पण है कोई, एक क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये है क्या कि एक ये हमारा कोई है मुख्य अक्ष, ये हमारा एक क्या है मुख्य अक्ष है, और ये वाला जो पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है, ठीक। अब हम करते क्या हैं कि जो ये हमारा मुख्य अक्ष है ना, हम एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे। अब बहुत देखो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर समझ लोगे तो हर चीज़ें समझ जाओगे। हमने क्या बोला कि एक हमने कोई प्रकाश की किरण लिया, ए बी कोई प्रकाश की किरण है जिसको मुख्य अक्ष के समांतर क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो होता क्या है कि थोड़ा ध्यान से समझो। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। अगर हम करें क्या कि इस वाले पॉइंट पे, अब थोड़ा यहाँ से समझना एक बात है कि हम तुम्हें दर्पण में पढ़ाएं भैया कि अगर जो कोई भी प्रकाश किरण अगर आपतित होती है जितने एंगल पे, उतने ही एंगल पे परावर्तित भी हो जाती है। बीच में हमें एक नॉर्मल रहता है ना। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि ए से बी क्या होती है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। अब यहाँ से हमारा जो, अगर हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे कोई है अभिलंब जो है हमारा, हम यहाँ पे मिला दें क्या, पढ़े हो क्या कि अगर वृत्त कोई रहता है, अगर उसका केंद्र है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या और क्या होता है, इस त्रिज्या से अगर हमें कोई स्पर्श रेखा खींच दे
और स्पर्श रेखा अगर खींच दे तो इसका लंब कहलाता है। या तो ये पढ़े होंगे कि मान लो कोई एक वृत्त होता है, एक वृत्त का क्या है, केंद्र है। अगर इस वृत्त के केंद्र को अगर हम किसी बिंदु से मिला दें तो यह क्या इसका कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो एक जो इस अवतल दर्पण है एक पूरा एक तरह से क्या है, सर्कल है। हम मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है, कितना है, C। तो हम क्या इस बिंदु C को इस बिंदु B से मिला दें। थोड़ा टेढ़ा बन गया यार, लाइन तो कभी सीधी बनेगी नहीं। मिला देंगे तो एक क्या डाल देते हैं, अभिलंब। अब थोड़ा ध्यान समझना, हमें जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है थीटा कोण पे आपतित हुई है, और हमने अभी बताया कि जितने कोण पे आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित भी होती है। और एक क्या होगी, परावर्तित होगा। कितने एंगल पे बोलो, थीटा एंगल पे। और तुम पढ़े हो कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फोकस से होकर के गुजरती है। किससे होकर गुजरती है बोलो, फोकस से होकर के गुजर जाती है। बोलो भले इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है, फिर से समझा रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। हमें जानते हैं कि अगर कोई भी एक वृत्त का केंद्र है और कोई भी एक बिंदु है, अगर हम उस वृत्त को केंद्र से, अगर हम उस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होगी वह उसका क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली यही बात है कि अगर ये जो अवतल दर्पण है इसका केंद्र क्या है, यहाँ पे है, जो कितना है, C। अगर हम इस केंद्र C को अगर हम इस बिंदु B से मिला दें तो क्या इसका यह अभिलंब कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा। जब यह नॉर्मल हो जाएगा और ये आपतित हो रही है तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा, थीटा मान लेते हैं। अच्छा, जितने एंगल पे आपतित होगी उतने ही एंगल पे परावर्तित भी होगी। हम मान लेते हैं थीटा कोण पे आपतित होती है तो थीटा कोण पे परावर्तित हो जाएगी। और ये भी पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजर जाती है। बोलो इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये दर्पण का द्वारक है, हम नाम दे देते हैं M डैश, क्या नाम दे देते हैं, M डैश और N डैश, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बातें थोड़ा ध्यान समझना। अगर एक और थीटा है, एक और थीटा है, अगर हम इस पूरे कोण की बात करें, हम क्या बात करते हैं, इस पूरे कोण की अगर हम बात करें तो पूरा कोण 2 थीटा होगा क्या। ध्यान से समझो मेरे भाई, मैंने क्या बोला, अगर एक कोण थीटा है, एक कोण थीटा है तो ये पूरा कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं, होगा ना। अच्छा, अगर एक कोण थीटा है, ध्यान समझो, अगर एक कोण थीटा है तो एक कोण भी थीटा होगी कि नहीं। और ए एंगल क्या होगा, ए एंगल बताओ, ए एंगल क्या हो जाएगा बताओ। अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है, अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है, ध्यान से समझो मेरी बातें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से यहाँ तक कोण पूरा 2 थीटा है और इतना कोण कितना है, थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो इतना एंगल कितना होगा मेरे भाई, 2 थीटा होगा कि नहीं। अच्छा, ये वाला समझ में आया नहीं। अगर दो समांतर रेखाएं, अगर दो समांतर रेखाएं हों, अगर उसको तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे जो कोण बनता है वह इसके क्या होता है, एकांतर कोण के बराबर होता है। वही सेम चीज़ है, दो समांतर रेखा, तो ये देखो BC जो है तिर्यक रेखा काट रही है। अगर एक कोण थीटा है तो एक कोण भी थीटा होगा। किसके नियम से बोलो, एकांतर कोण के नियम से। बोलो इतनी बातें समझ में आए कि नहीं। ठीक, अब आगे हमने क्या बोला। अच्छा, चित्र पहले बना लोगे एग्जाम में, सुंदर सा चित्र बनाओगे, इसमें माना फलाना ठिकाना लिखोगे। क्या लिखोगे, हम बोल रहा हूँ तुम मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है ना। हम बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो। लिखोगे क्या कि मान लो M डैश N डैश, देखो जैसे चित्र में बना है वैसे लिखोगे। एग्जाम में अगर आता है तो आप एक सुंदर सा चित्र बनाओगे और उसके बारे में लिखोगे, चित्र में तुमने क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित किया है। तो हमने बोला क्या कि माना या मान लो M डैश N डैश, M डैश N डैश एक अवतल दर्पण है कि नहीं। मान लो M डैश N डैश एक अवतल दर्पण है, P उसका ध्रुव है, P क्या है, उसका ध्रुव है। आगे, और F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। F फोकस तथा C क्या है, बोलो भाई, वक्रता केंद्र है।
मान लो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण, मान लो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित कराई जाती है या आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण AB क्या होती है, आपतित होती है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। उसके बाद क्या होता है भाई, B और C को मिलाइए। क्या बोल रहा है, बिंदु B और C को मिलाइए, तब BC दर्पण बिंदु B पर C का या B पर क्या होगा, अभिलंब होगा। क्लियर है कि नहीं? एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लो M' एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव या फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र है। मान लो मुख्य अक्ष के समांतर कोई AB प्रकाश की किरण आपतित कराई जाती है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के चली जाती है। किससे होकर चली जाती है भाई, फोकस से होकर के चली जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने बोला क्या, बिंदु B और बिंदु C को मिलाइए, तब बिंदु B C पर क्या होगा, अभिलंब। बोलो इतनी बात क्लियर है? आप लोग लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? माना फलाना लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट से, थोड़ा ध्यान समझना, अगर इस पॉइंट B से अगर हम इस मुख्य अक्ष पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, M, और इसकी जो हाइट है कितनी है भाई, H है। कितना हाइट मान लेते हैं, बोलो, H है। तो आओ अब हम चलते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये जो दर्पण का द्वारक है ना, हम उसको इरेज कर देते हैं। ये जो दर्पण का द्वारक है वो क्या है, बहुत छोटा है। एक बात तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, ये जो दर्पण होता है ना, ये इतना बड़ा दर्पण होता है। हम इतने बड़े दर्पण के लिए हमें पूरा फाइंड करते हैं, इतने बड़े दर्पण के लिए। ये दर्पण बस इतना ही बड़ा होता है। ये जो इसमें बनाए हैं, इतने बड़े दर्पण के लिए हम सूत्र फाइंड करते हैं। ये बनाते इसलिए हैं कि जो दूरियां हैं, जो चीज़ें हम लेते हैं, वो हमें सही से दिखाई दे, इसलिए हम तुमको यहाँ पे इतना बड़ा दर्पण बना के दिखा दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक में जो दर्पण होता है वो बहुत इतनी बड़ा होता है। तो अब समझो, इसका जो द्वारक होगा वो द्वारक कितना होगा, बहुत छोटा होगा। तो अगर हम बात करें कि छोटे द्वारक दर्पण के लिए, क्या बात करें कि छोटे द्वारक दर्पण के लिए, छोटे द्वारक दर्पण के लिए, छोटे द्वारक दर्पण के लिए अगर दर्पण का द्वारक छोटा तो हम उसके लिए बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझो, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस एंगल के लिए बात करें तो हम थीटा बराबर मान लेते हैं tan थीटा। हम थीटा बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। अब याद करो भाई, त्रिकोणमिति में पढ़े हो आप लोग कि थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब अगर हम इस एंगल में बात करें, ये पूरे एंगल में, कोण में, तो यहाँ पे जो हमारा लंब होगा कितना होगा, बोलो, ध्यान समझना। देखो B से M हमारा क्या हो जाएगा, लंब होगा क्या, और C से M तक हमारा क्या होगा। हम इसके लिए बात करें, ध्यान समझना, कोण CBF, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण CBF। तो कोण CBF के लिए थीटा बराबर हम क्या ले लेते हैं, tan थीटा। अब tan थीटा में अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, बोलो, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, सही कर्ण होगा। अब ये देखो क्या, लंब बट्टे आधार हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, C से M तक आधार होगा और B से M तक क्या हो जाएगा, बोलो। या तो ऐसा करते हैं ना, एक मिनट हम ले लेते हैं यहाँ पे एंगल कोण BCF, कोण BCF में। तो ये जब कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आधार होती है। ये वाली बस ही पूरा क्या हो गया, एक कर्ण होता है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, B से M, आधार C से, कितना हो जाएगा बताओ, B से M बटे में क्या हो जाएगा, C से M, आधार बटे क्या हो जाएगा, सॉरी लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। अब थोड़ा बातें ध्यान समझना। एक बात हमने क्या बोला है, जो दर्पण का द्वारक है बहुत छोटा है,
हमने बोला है जो दर्पण होता है बहुत छोटा होता है, इसका द्वारक भी छोटा होगा। मतलब ये जो बिंदु B है, हमने क्या बोला है, जो बिंदु B से M लिए हैं, अगर हम इस दर्पण के लगभग पास आ जाए तो क्या MP हो जाएगा क्या? मेरे बातें थोड़ा ध्यान समझना। मैंने बोला दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा होता है। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा है, जो एक बिंदु M है, हम इसको P मान सकते हैं क्या? तुम बोलोगे यस सर, हम M को लगभग P के बराबर मान सकते हैं। जब हम M को P के बराबर मान सकते हैं तो क्या ये BP बटे में CP हो जाएगा क्या? बोलो, BP बटे में CP हो जाएगा क्या? तो जब ये हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर BP का मान कितना है, बोलो H प्लस में रखेंगे CP, C से P तक। अब C से P तक क्या है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे हम अभी निकाले नहीं, निकाल देते हैं। देखो P से C तक की जो डिस्टेंस होगी, P से C तक की जो डिस्टेंस होगी वो -r होगा वक्रता त्रिज्या, और F से P तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो माइनस क्या होगा, F होगा। मतलब C से P तक के बीच की दूरी कितनी होगी, -r। कितना होगा बोलो, -r होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तथा अगर हम 2 थीटा बराबर tan थीटा, अब हमने क्या बोला, 2 थीटा बराबर tan थीटा, अगर हमने उसके लिए निकाला, अगर हम उसके लिए बात करते हैं तो 2 थीटा हमारा ए हो जाएगा क्या, या ए पूरा एंगल ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो हमारा बनेगा क्या, क्या बनेगा, ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, अगर हम पूरा उस एंगल को ले लेते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है, ए तो हमारा आधार होगा और यही हमारा क्या होगा, लंब। हम एंगल इसके लिए बात करते हैं, ये पूरे के लिए बात करें, इस पूरे के लिए, जब इस पूरे के लिए बात करेंगे तो 2 थीटा tan थीटा बराबर जो हमारा होगा यहाँ पे 2 थीटा एंगल के लिए, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, जो BM बटे CM क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट, BM बटे CM, हाँ ठीक है, tan थीटा 2 थीटा के लिए लेंगे तो BM बटे CM होगा। CM नहीं, एक मिनट, हम पहले कोण लिख देते हैं तो क्लियर रहेगा ना। हम यहाँ लिख देते हैं कोण BF M। कौन से कोण में, कोण BFM में, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस वाले एंगल की ध्यान समझना, एंगल है लंब हो जाएगा, तो tan थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, BM। अच्छा, आधार F से M तक होगा, और अभी हमने बताया हूँ जो M है हम उसको लगभग P के बराबर ले सकते हैं, तो BP बटे में क्या हो जाएगा, FP। तो थोड़ा ध्यान से समझो मेरे भाई, 2 थीटा बराबर tan थीटा बराबर B से P तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्लस H। F से P तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस का F। अगर 2 थीटा बराबर इतना है और थीटा बराबर इतना है तो हम इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं क्या, बोलो, हम रख दें 2 थीटा बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 2 थीटा बराबर प्लस H बटे माइनस F, दैट इम्प्लाई 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, प्लस H बटे माइनस R प्लस H बटे माइनस F, माइनस से माइनस कैंसिल, H से H कैंसिल, तो आएगा क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा R बराबर 2F, तो F बराबर आएगा R/2। क्या आएगा बोलो, F बराबर आएगा R/2। यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, जहाँ F क्या है, फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या, R क्या है बोलो, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है भाई ने? तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हमने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध यहाँ पे स्थापित कर दिया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमने बोल रखा है कि आप लोग किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, झंझनाहट, सुनसुनाहट
दिक्कत हो कमेंट में आप लोग बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को हमें कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमने ये सब पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्या एंगल हुआ, कैसे क्या कहानी हुई। तो आज के लिए इतना ही है। हम इसके आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका नियम क्या होता है, और एफ यू वी में संबंध क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आप पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमने क्या बताया, मॉर्निंग में 6:30 बजे 6:15 तक वीडियो अपलोड कर दी जाती है यूट्यूब पे हमारे चैनल PCM क्लासेस बाई आकाश सर पे, या तो AM कोचिंग बाई आकाश सर पे। आप दोनों चैनल पे जाके देख सकते हैं, दोनों चैनल का नाम है वही है। तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मॉर्निंग में आप पूरी क्लास ले सकते हैं। आपको यहाँ से मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, हर चीज़ें यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, कहिए कि आएँ, अब सोएं मत, जागें, उठें, बैठें। कितने दिन तक सोओगे यार? अब एग्ज़ाम क्या है, नज़दीक आ गया है, फरवरी आने वाली है, फरवरी आने वाली है कि अभी नवरात्र मनाओगे, दिवाली मनाओगे क्या? ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।